हाँ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। अरे पीपीटी कहाँ गई? अरे यार, पीपीटी कहाँ गई भाई? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। बढ़िया। लेक्चर 4 का पार्ट 2। ओके, पार्ट 1 हमारा नीचे हो चुका, पार्ट 2 ये है, उसी पीपीटी पे करा रहा हूँ जो अभी करा रहा था मैं इन लोगों को, है ना? तो थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, ये अभी जस्ट पढ़ाया है मैंने, इसको तो पूरा डिलीट कर देते हैं। सुन रहे हो? एक काम करते हैं, न्यूज फिर से बनाऊं? 1 घंटे में छोड़ना चाह रहा हूं मैं, इसलिए कह रहा हूं मैं। हाँ, नहीं नहीं, होने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थैंक यू। बस खुश? तुम्हारा टाइम बचाना चाह रहा था मैं। कर दें स्टार्ट? अब डायग्राम बनाओ फटाफट, पहले तो ये वाला, फिर से डायग्राम बनवा लोगे मुझसे, हैं? बहुत सही, अच्छा वाला बना हुआ डायग्राम था। ये क्या है? लूप ऑफ, ये क्या है? डी, और कहां मिल रही है आकर के ये? कलेक्टिंग डक्ट। काउंटर करंट मैकेनिज्म सब मतलब समझना कंफ्यूजिंग है, पर एकदम कंसेप्चुअल है, समझना अच्छी तरीके से ना। नीचे तक ले चलते हैं इसको, कोई नहीं। डायग्राम ड्रॉ करो फटाफट मेरे साथ ही। क्या घर बनाएंगे? तो मुझसे बनवा लिए दोबारा? लिखो फटाफट, बनाओ। तो हम कह रहे थे ना पहले, तब नहीं समझ में आई, दोबारा बनाओ सर। इसके चारों तरफ क्या होगा यहां पर? वासा रेक्टा, वासा रेक्टा। कोई डाउट? ड्रॉ कर रहे हो ना? बस अब इतना ड्रॉ करो, पहले इसको ड्रॉ कर लो, फिर स्टार्ट करते हैं कहानी। काउंटर करंट मैकेनिज्म। डायग्राम ड्रॉ करो फटाफट। क्या? फिर से बोल। नहीं, वासा रेक्टा, लूप ऑफ हेनले के अराउंड वासा रेक्टा। लूप ऑफ हेनले है ना? अरे भाई, लूप ऑफ हेनले है ये। लूप ऑफ हेनले के अराउंड डेंस नेटवर्क ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज नोन एज वासा रेक्टा। हम ये कॉर्टिकल थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं, हम तो काउंटर करंट बता रहे हैं। और काउंटर करंट कब चलती है? जब वाटर आपको कंजर्व करना हो। तो एनसीईआरटी क्या लिख रही है? वासा रेक। अब एनसीईआरटी को फॉलो करेगा नहीं करेगा? हाँ। अरे यार,
एक मिनट रुको, तुम बनाओ तो एक कॉल करूंगा। हाँ पानी आ गया, बस बस। सबसे पहले तो समझना होगा व्हाट इज काउंटर करंट। काउंटर समझते हो? काउंटर का मतलब होता है अपोजिट। कहते हैं एन काउंटर, सुना है आपने एनकाउंटर? ठीक है, कि उसका काउंटर अपोज सुना होगा। ठीक है, अगर तू समझ ना, तू काउंटर बहुत कॉमन टर्म है, तो काउंटर का मतलब है अपोजिट। ठीक है, समझ रहे हो? तो यहां पर दो चीजें ऐसी हैं, यानी फिल्ट्रेट और ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो होने वाला ब्लड, दोनों एक दूसरे के देखना काउंटर में है। जैसे अगर मैं तुमसे कहूं कि फिल्ट्रेट का फ्लो कहां हो रहा है, ऊपर से नीचे हो रहा है, तो ब्लड कहां फ्लो करेगा? नीचे से ऊपर। फिल्ट्रेट कहां जा रहा है? नीचे से ऊपर, तो ब्लड कहां करेगा? ऊपर से नीचे। कोई डाउट? इसलिए इसको काउंटर बोलते हैं। काउंटर से फायदा क्या होगा समझाऊंगा। सबसे पहले समझो, ये पूरी बोर्ड क्या है? किडनी है। किडनी का ऊपर वाला पार्ट क्या है? कॉर्टेक्स। ये नीचे वाला पार्ट क्या है? मेडुला। कॉर्टेक्स की ऑस्मोलरिटी है वो फिक्स है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। समझ रहे हो? कितनी? 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। वो चेंज नहीं हो सकती, फिक्स है। और हमारी बॉडी की ऑस्मोलरिटी कितनी होती है? ये भी फिक्स होती है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। जानते हो यारी बात? ऑस्मोलरिटी तो तुम समझते हो सारे के सारे। क्या होती है ऑस्मोलरिटी? परासरणता भाई। शरीर के फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी का मतलब है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन। उसकी जो इकाई होती है, यूनिट होती है, उसको बोलते हैं मिली ऑस्मोल पर लीटर। क्या बोलते हैं? मिली ऑस्मोल पर लीटर। इकाई समझते हो ना, यूनिट। तो ऑस्मोलरिटी की यूनिट मिली ऑस्मोल पर लीटर। बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। किडनी के कॉर्टेक्स की ऑस्मोलरिटी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। पर मेडुला के अंदर ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट देखने को मिल रहा है।
नहीं, ठीक है। और इस ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट को बना कौन रहा है? NaCl और यूरिया। कोई डाउट? इतना समझ में आया? यहां पर इस काउंटर करंट मैकेनिज्म में दो ही चीजें पार्टिसिपेट करते हैं, लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा। ये क्या है? वासा रेक्टा। यहां तक कोई डाउट? यस या नो? अब कहानी चालू होगी। अगर मैं पीसीटी की बात करता हूं, ये क्या है? पीसीटी। ये क्या है? डीसीटी। समझना, अगर पीसीटी की बात करता हूं तो पीसीटी के अंदर सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन फिल्ट्रेट की कितनी होगी? यहां पर होगी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अब ये 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर वाला फिल्ट्रेट कहां आएगा? नीचे आएगा। नीचे आया। बाहर की ऑस्मोलिटी कितनी है? वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होता है? हाई से लो, लो ऑस्मोलिटी टू हाई ऑस्मोलिटी। क्या हो गया तुम्हें? हमेशा भाई ऑस्मोल, भाई अगर किशमिश को पानी में डालोगे तो पानी किशमिश के अंदर जाएगा या अंदर का मटेरियल बाहर जाएगा? पानी अंदर जाएगा ना। क्यों? क्योंकि अंदर सॉल्यूट ज्यादा है, बाहर सॉल्यूट कम है। पानी का मूवमेंट हमेशा लो ऑस्मोलरिटी टू हाई ऑस्मोलरिटी होता है। तो छोटी सी बात है, नहीं आई? अभी ना, तो वाटर हमेशा कहां से कहां जाएगा? लो ऑस्मोलरिटी टू हाई ऑस्मोलरिटी। तो मैं अचार का भी एग्जांपल दिया था मैंने, याद आया? हाँ, फिर भूल जाते हो। बाहर की ऑस्मोलरिटी ज्यादा है, अंदर की ऑस्मोलरिटी कम है, तो वाटर कहां खींचेगा? बाहर वाला। यहां से वाटर को बाहर खींचेगा, ये ऑस्मोलरिटी इसको खींचेगी वाटर को। इससे क्या होगा? वाटर का एब्जॉर्प्शन चालू हो जाएगा। कब तक वाटर निकलेगा? जब तक कि दोनों की ऑस्मोलरिटी बराबर ना हो जाए, तब तक वाटर निकलता रहेगा। कोई डाउट? अब 400 ऑस्मोलरिटी वाला फ्लूइड कहां जाएगा? नीचे जाएगा। बाहर की ऑस्मोलरिटी कितनी है? कब तक वाटर निकलेगा? जब तक कि दोनों की ऑस्मोलरिटी बराबर ना हो जाए। फिर ही नीचे जाएगा, फिर वाटर निकलेगा। कब तक वाटर निकलेगा? जब तक कि दोनों की ऑस्मोलरिटी बराबर ना हो जाए। और नीचे जाएगा, फिर वाटर बाहर आएगा। कब तक वाटर बाहर आएगा? जब तक कि दोनों की ऑस्मोलरिटी बराबर ना हो जाए। और नीचे जाएगा और वाटर बाहर आएगा। कब तक बाहर आएगा? जब तक कि दोनों की ऑस्मोलरिटी बराबर ना हो जाए। अब बताओ, दिमाग खोल के एकदम बताओ, यहां तक समझ में आया नहीं आया? फिल्ट्रेट जैसे जैसे नीचे जाता जा रहा है, बाहर की ऑस्मोलरिटी बढ़ती जा रही है। इस ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए NaCl यूरिया पार्टिसिपेट करते हैं। समझ रहे हो? हाँ या ना? और वाटर निकलता जा रहा है और फिल्ट्रेट कंसंट्रेट होता जा रहा है। यानी जब भी ऊपर से नीचे आएंगे फिल्ट्रेट कंसंट्रेट होगा। हाँ या ना? ऊपर से नीचे आने पर फिल्ट्रेट कंसंट्रेट होगा, नीचे से ऊपर जाने पर फिल्ट्रेट डाइल्यूट होगा। आई ना? कंसंट्रेट हो रहा है, ये डाइल्यूट हो रहा है। क्लियर है बिल्कुल? अब डाइल्यूट वाला बता रहा हूं मैं। अब नीचे एकदम कंसंट्रेटेड हो गया। ये क्या हो गया? बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड हो गया। NaCl भर भर के इकट्ठा हो गया नीचे। बहुत ज्यादा NaCl इकट्ठा हो गया। कितना हो गया? बहुत ज्यादा। ये बहुत ज्यादा नहीं आई क्या? इतना ज्यादा हो गया। और ये वाला पार्ट NaCl के लिए परमेबल भी है। ज्यादा NaCl है तो ज्यादा परमेबल होगा, ज्यादा नहीं निकलेगा बाहर, पर तभी तक निकलेगा जब तक कि दोनों की ऑस्मोलरिटी बराबर ना हो जाए। ये भाई ऊपर खिसकेगा तो ऊपर की ऑस्मोलरिटी कितनी है? 1000 थी यहां पर। हाँ या ना? नीचे 1200 थी। जैसे ही ये मूव ऊपर करेगा NaCl बाहर निकलेगा, उतना ही NaCl बाहर निकलेगा जब तक कि दोनों की ऑस्मोलरिटी बराबर ना हो जाए। और खिसकेगा, समझ रहे हो? और NaCl निकलेगा। कब तक निकलेगा? जब तक कि दोनों की ऑस्मोलरिटी
बराबर ना हो जाए, और खिसकेगा और NaCl बाहर निकलेगा। कब तक निकलेगा? जब तक कि दोनों की ऑस्मोलरिटी बराबर ना हो जाए, और खिसकेगा और NaCl बाहर निकलेगा। कब तक निकलेगा? जब तक कि दोनों की ऑस्मोलरिटी बराबर ना हो जाए। आई या नहीं आई? जैसे से नीचे से ऊपर जाते जाओगे NaCl निकलता जाएगा और ऑस्मोलरिटी कम होती जाएगी। कोई डाउट? अब जैसे और खिसकेगा तो उसकी ऑस्मोलरिटी कितनी हो जाएगी? 300। और जैसे ही ये कल DCT में पहुंचेगा, इसकी ऑस्मोलरिटी रह जाएगी ओनली 200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। समझ रहे हो ना मेरी बात? 200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। नहीं आया। पक्का? इधर से वाटर कंसंट्रेटेड NaCl और डिफ्यूजन कंटिन्यू चल रहा है। हाँ, अब बताओ, इतने में कोई डाउट है? अब आगे बढ़ रहा हूं मैं। जैसे ही ये DCT में पहुंचेगा, इसकी ऑस्मोलरिटी कितनी हो जाएगी? 200। ये नीट में अभी तक नहीं पूछा गया, NCERT के डायग्राम में भी है कि नेफ्रॉन के किस पार्ट की ऑस्मोलरिटी बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी से भी कम होती है? DCT की ऑस्मोलरिटी बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी से भी कम होती है, क्योंकि बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी कितनी होती है? 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। आप समझ गए ना मेरी बात? इसकी जो ऑस्मोलरिटी क्या है? ऑस्मोलरिटी ऑस्मोलैरिटी जो है वो लेस देन है किससे? 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, उससे भी कम है। यानी बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी से भी कम है DCT की ऑस्मोलरिटी। ये अभी तक पूछा नहीं गया कि नेफ्रॉन के किस पार्ट की ऑस्मोलरिटी बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी से भी कम होती है? DCT की। कोई डाउट? अब जैसे ही बस यहां काम खत्म हो गया, अब आगे का कॉमन काम है तो पता ही है आपको। ये यहां से आता है और आते जाते थोड़ा बहुत वाटर बचेगा, वो यहां से निकल जाएगा, थोड़ा बहुत बचेगा तो। और फाइनली जो फिल्ट्रेट यहां से निकलेगा वो कैसा होगा? 4 टाइम, कितना? 4 टाइम कंसंट्रेटेड होगा इनिशियल फिल्ट्रेट के। इनिशियल फिल्ट्रेट के। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें कोई डाउट है? पक्का? देख लो। DCT बिल्कुल, DCT होता ही कॉर्टेक्स में ही है। अरे यहां 300 तक पहुंच गया, ऊपर जाएगा तो DCT में 200 हो जाएगा, ये से याद रख। हाँ हाँ, तू कुछ पूछ रही थी। अबे यूरिया कहाँ आ गई अभी यार, उसे बता दिया। अब यहाँ काउंटर करंट पे फोकस कर। यहां तक कोई डाउट है? ये तो बता ही चुका हूं, तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि यहां से यूरिया भी थोड़ी सी एब्जॉर्प्शन नहीं होता, निकल जाती है फ्लूइड में, जो ऑलरेडी यहां पर इसको मेंटेन करने में हेल्प करती है। बता चुका हूं सारी, क्लियर है ना? इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। ठीक, अब यहाँ जो काउंटर करंट जो है वो ये हो रही है बीच में, सिर्फ काउंटर करंट ये हो रही है। लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा, इन दोनों के बीच में काउंटर करंट होती है। अब एक चीज गड़बड़ होगी क्या? ये वाटर निकल रहा है ना, ये निकलता जा रहा है,
इसकी वजह से ये ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट बिगड़ जाएगा। भाई साल्टी तो है यूरिया साल्ट, पानी मिला दोगे डिस्टर्ब हो जाएगा, तो अगली साइकिल कैसे चलेगी? अब सुनो, जैसे जैसे NaCl निकल रहा है ब्लड के अंदर, तो ब्लड कहाँ मूव कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में, ऊपर से नीचे। सारा NaCl कहां जाएगा? नीचे आ जाएगा। नीचे की ऑस्मोलरिटी कितनी हो गई? सेम वही 1200, क्योंकि यहां की ऑस्मोलरिटी कितनी थी? समझ रहे? सेम वही 800 400, समझ रहे ना? जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो ऑस्मोलरिटी कितनी हो जाएगी? नीचे से ऊपर जा रहे हैं ऑस्मोलरिटी क्या हो रही है? घट रही है। इसमें भी ऊपर से नीचे आ रहे हैं, बढ़ रही है। सारा NaCl का धीरे धीरे कहां आ जाएगा? नीचे आता जाएगा। NaCl नीचे आ गई, ऑस्मोलरिटी क्या होगी? बढ़ गई। अब जैसे ही NaCl नीचे से ऊपर जाएगा तो यहां से NaCl डिफ्यूज होना चालू हो जाएगा, क्योंकि NaCl का डिफ्यूजन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की होता है। पहले हाई कंसंट्रेशन हो गई यहां पर, अब डिफ्यूजन चालू होगा किसका? ज्यादा NaCl यहां से डिफ्यूज होगा तो ऑस्मोलरिटी क्या होगी? 1200 हो गई। फिर ऊपर जाते जाते NaCl कम होता जाएगा, ऑस्मोलरिटी कम होती जाएगी। NaCl कम होता जाएगा, ऑस्मोलरिटी कम होती जाएगी। NaCl कम होता जाएगा, ऑस्मोलरिटी बाहर की कम होती जाएगी। यानी इस NaCl ने क्या काम कर दिया? इस ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट को भी मेंटेन वापस कर लिया। आई या नहीं आई? सिंपल सी बात है, जब भी आप ऊपर से नीचे आओगे, ऊपर से नीचे आओगे तो फिल्ट्रेट डाइल्यूट होगा या कंसंट्रेट? कॉन्संट्रेट होगा। चाहे तो आप वासा रेक्टा में आओ तो भी, आप लूप ऑफ हेनले में आओ तो भी सेम एक ही चीज है। ऊपर से नीचे आने पर चीज कॉन्संट्रेट होगी, हाँ या ना? देखो, लूप ऑफ हेनले में आओ कॉन्संट्रेट हो रही है, वासा रेक्टा में आओ कॉन्संट्रेट हो रही है। एक फंडा क्लियर हुआ। दूसरा फंडा कि भाई जब भी ऊपर से नीचे आओगे सिर्फ एक ही चीज बाहर निकलेगी, H2O। H2O देख लो भाई, यहां से बाहर पानी निकलेगा H2O, यहां से बाहर पानी निकलेगा H2O। समझ रहे हो ना? पानी अगर होगा भाई, ब्लड में पानी तो होगा, निकलना चालू हो जाएगा, क्योंकि बाहर की ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट है। देखो, जैसे नीचे से ऊपर, नीचे ऊपर से नीचे आ रहे हो, क्या निकल रहा है? ब्लड में ऊपर से नीचे आ रहे हो, क्या निकल रहा है? कोई डाउट? यहां तक क्लियर? एनसीईआरटी का डायग्राम भी दिखाता हूं। देखो, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यहां पर क्या निकल रहा है? क्या निकल रहा है? ऊपर से नीचे आ रहे हैं वासा रेक्टा के अंदर, क्या निकल रहा है? कोई डाउट? ऊपर से नीचे आने पर H2O निकलता है, सुपर कंसेप्ट। चाहे वासा रेक्टा हो, चाहे लूप ऑफ हेनले, फिल्ट्रेट कॉन्संट्रेट होता है, चाहे वासा रेक्टा हो, चाहे लूप ऑफ हेनले। हुई सेट या नहीं हुई बात? बताओ ना भाई, तुझसे पूछ रहा हूं। नहीं, पीछे। हाँ, आ रही है ना? ठीक है। कहां गया वो भास्कर? हाँ हाँ भाई, आ रही है। आज लास्ट में सुनूंगा 3 बजे, 3:15 पे। कोई डाउट? अब नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे। अच्छा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो फिल्ट्रेट कैसा होगा? कंसंट्रेट या डाइल्यूट? चाहे वासा रेक्टा हो या लूप ऑफ हेनले। और नीचे से ऊपर जाने पर एक ही चीज बाहर निकलेगी, NaCl। NaCl, इट इज अ सुपर कंसेप्ट। अब निकाल लो, कहीं कहीं देखो, नीचे से ऊपर जा रहे हो भाई, नीचे से ऊपर जा रहे हो, क्या निकल रहा है? NaCl। नीचे से ऊपर जा रहे हो, क्या निकल रहा है? NaCl। क्योंकि NaCl हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के ऊपर डिफ्यूज होता है। डिफ्यूजन तभी होगा जब कंसंट्रेशन हाई होगी, हाई हमेशा नीचे ही आगे होती है। समझ रहे हो? यहां हो गई हाई, ऊपर जाओगे तो डिफ्यूजन होगा, यहां हो गई हाई, ऊपर जाओगे तो डिफ्यूजन होगा। सिंपल। नहीं आई? एकदम हलवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं,
काउंटर करंट को। और इस सारा समरी इन 2 लाइनों में इंक्लूड हो गई है, सारी समरी। कोई डाउट है तो पूछो। हाँ बेटा, पक्का? हाँ, आ गया ना? अब कोई डाउट नहीं है, एकदम सेट है ब्रेन में, हाँ या ना? हाँ हाँ, पूछो 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 यार। वासा रेक्टा तो कैपिलरी है, कैपिलरी से सब कुछ बाहर आ जाएगा, परमिएबल है, क्योंकि बाहर की ऑस्मोलरिटी बहुत ज्यादा है, ये खींच लेगी पानी को, चाहे वासा रेक्टा हो, चाहे कलेक्टिंग डक्ट हो, चाहे कुछ भी हो, पर शर्त है परमेबल होना चाहिए। असेंडिंग वाला मजबूरी है, लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग पार्ट वाटर के लिए परमेबल नहीं था, तो यहां से भी वाटर निकल जाता, पर यहां से NaCl ही निकल रहा है, बाद बाकी की सब जगह से वाटर निकल जाएगा, तो खींचने वाला बाहर बैठा है। नहीं आई? किसके लिए? हाँ हाँ, ये NaCl की ये मेंटेन करके रखेगा NaCl हमेशा, और ये वाटर को खींचता रहेगा हमेशा। सिंपल, टिपिकल मत बना, एकदम ढलवा, सिंपल, खत्म, मजाक नहीं है। कितने भी घोड़े दौड़ा लेना, कितने भी दौड़ा लेना, ये है समरी, ठीक है, कुछ है ही नहीं। हाँ, अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे तो कंफ्यूजन के सागर में गोते मारोगे, पर अगर कंसेप्ट तुमने समझ लिया कि यार वाटर लो ऑस्मोलरिटी टू हाई ऑस्मोलरिटी ज्यादा है, पर शर्त है परमेबल होना चाहिए, डिसेंडिंग लूप परमेबल है, कैपिलरी परमेबल है, तो यहां ये मैकेनिज्म लगेगा। असेंडिंग लूप वाटर के लिए इम्परमेबल होता है, NaCl के लिए परमेबल होता है, तो वहां से NaCl डिफ्यूज होगा। कैपिलरी दोनों के लिए परमेबल होती है, तो कैपिलरी का सीधा कंसेप्ट है, ऊपर से नीचे आओगे वाटर निकलेगा, नीचे से ऊपर जाओगे NaCl निकलेगा, क्योंकि NaCl नीचे कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा तभी डिफ्यूज होना चालू होगा, बिना कॉन्सेंट्रेशन के डिफ्यूजन कैसे कर लेगा वो? बस, कुछ है ही नहीं, हो गया ना सेट, बस खत्म। अब देखो, ये एनसीईआरटी का एक 4 लाइन है, 3 लाइन है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है। एनसीईआरटी की पहली लाइन छापी है मैंने कि काउंटर करंट मैकेनिज्म में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? सिर्फ लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा, और कुछ नहीं। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि काउंटर करंट मैकेनिज्म में कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को कौन मेंटेन करता है? 2 ही चीजें, NaCl और यूरिया, समझ रही है ना? तीसरा क्वेश्चन कि यूरिन जो फाइनल फिल्ट्रेट बनता है वो कितना टाइम कंसेंट्रेट होता है इनिशियल फिल्ट्रेट के? 4 टाइम कंसेंट्रेट होता है। खत्म खत्म खत्म। अब तुम देख लो भाई, जब भी नीचे से ऊपर जाओगे NaCl बाहर निकलेगा, नीचे से ऊपर जाओगे NaCl बाहर निकलेगा, ऊपर से नीचे आओगे, ऊपर से नीचे आओगे पानी वाटर, वाटर निकलेगा, खत्म। आए या नहीं आए? अब रेगुलेशन की मैं छपा रहने देता हूं, लिख नहीं रहा मैं, ठीक है, अब ठीक है, टाइम बच जाएगा, कुछ है नहीं, सिंपल सी बात है। कंडीशन, आपको डिहाइड्रेशन हो रखा है, नहीं है, पानी दे नहीं रहा कोई, प्यास की वजह से तुम तड़प रहे हो, हाइपोथैलेमस कह रहा है कि पानी पी, अब पीऊं तब जब मेरे पास हो, नहीं आया क्या? तो मजबूरी में क्या होगा, धीरे धीरे आपकी प्यास बढ़ेगी पर पानी नहीं पियोगे, नहीं आया क्या? तो क्या होगा, जब पानी की कमी हो जाएगी शरीर के अंदर, समझ रहे हो, पानी की कमी हो जाएगी तो हो सकता है बीपी आपका कम हो जाए, समझ रहे हो, जीएफआर कम हो जाए डिहाइड्रेशन की वजह से, ठीक है, जीएफआर कम हो जाए, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए, पानी कम हो गया, ब्लड वॉल्यूम कम हो सकता है, बीपी कम हो सकता है, ऑस्मोलरिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप पानी है ही नहीं बॉडी के अंदर, तो ब्लड की कंसंट्रेशन बढ़ नहीं जाएगी, तो ऑस्मोलरिटी बढ़ जाएगी। ऐसी कोई भी चीज होती है ना, तो हमारे हाइपोथैलेमस को हम थ्रस्ट सेंटर बोलते हैं, प्यास का केंद्र,
सीधा सिग्नल हाइपोथैलेमस के पास जाता है, उसके पास ऑस्मोलरिटी रिसेप्टर्स होते हैं कि भाई तू कर क्या रहा है। नॉर्मल ऑस्मोलरिटी 300 होती है, अगर 300 से ज्यादा बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी बढ़ रही है तो इट इज अ नॉट अ नॉर्मल कंडीशन, ये डिहाइड्रेशन की कंडीशन है। तुरंत सिग्नल ऑस्मोलरिटी रिसेप्टर के पास जाएगा, सीधे हाइपोथैलेमस के पास जाएगा, हाइपोथैलेमस क्या निकालना चालू कर देगा, एडीएच। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वैसोप्रेसिन। समझ गए ना। और एडीएच का फंक्शन मैं बता ही चुका हूं आपको 10-10 बार कि एडीएच वाटर का एब्जॉर्प्शन कराता है दो जगह से, डीसीटी और सीडी, दो जगह इसके पास रिसेप्टर्स होते हैं। वाटर वापस एब्जॉर्ब होना चालू हो जाता है, वापस से ऑस्मोलरिटी कम होना चालू हो जाती है, ब्लड वॉल्यूम सब कुछ मेंटेन हो जाता है, जीएफआर मेंटेन हो जाता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, इसका निकलना बंद हो जाता है। सिंपल, ये एक तरीका है रेगुलेशन का। आई या नहीं आई, पूछ लो। ये रेगुलेशन का फंडा समझ में आया नहीं आया। जब भी आपको प्यास लगेगी, मतलब पानी नहीं पियोगे, वैसे तो पानी पी लोगे मेंटेन हो जाएगा, नहीं निकलेगा, पर पानी नहीं मिल रहा, पानी नहीं पी रहे, ठीक है, और ये चीजें आपने मेंटेन करके रखी है लंबे समय तक, आप पानी बहुत कम पीते हो, तो समझ लो ये एक्टिवेट रहेगा आपका। एक आदमी को पानी खूब पिलाया जाए भर भर के, उसका एडीएच नहीं निकलेगा, जरूरत ही नहीं एडीएच निकलने की। मतलब 5 लीटर पानी पर डे पीता है तो एडीएच निकलने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो, आई या नहीं आई ये बताओ पहले तो। आ गई। अब दूसरा सिस्टम की बात करूंगा तो रास। रास का मतलब होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। समझ में आया, पहले वाला समझ में आ गया ना, एकदम समझना। हाँ बेटा पूछ। अब रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन ये भी तभी काम करता है, पर ये स्पेशली आयनों के लिए बना है। किसी को लूज मोशन हो गए, मान लो लूज मोशन में पानी की भी कमी होती है और आइंस निकल जाते हैं, तो ओआरएस का घोल पिलाते हैं उसको जल्दी जल्दी। मानो उसको ओआरएस का घोल नहीं मिल रहा, इलेक्ट्रोल पाउडर नहीं दे रहे हैं हम, तो बॉडी अपना खुद का काम करना चालू करेगी। बॉडी को पानी भी चाहिए, बॉडी को आइंस भी चाहिए, सोडियम आइन, तब एक्टिवेट होगा रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। समझना मेरी बात, इसमें रेनिन भी पार्टिसिपेट कर रहा है, एंजियोटेंसिन भी कर रहा है और एल्डोस्टेरोन भी कर रहा है, और 4 ऑर्गन कर रहे हैं, किडनी, लिवर, लंग्स और एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल कॉर्टेक्स। 4 ऑर्गन करते हैं। इस पर क्वेश्चन नहीं आया, आएगा, बच्चे गलत भी करके आएंगे क्योंकि इतना कंसेप्चुअल कहां कोई पढ़ता है, ठीक है। समझ में आ गया, 4 ऑर्गन कैसे काम करेंगे। अब देखो, मैंने बताया था जेजी सेल इमरजेंसी के लिए बने। जैसे ही आप इमरजेंसी में आओगे, आपके अंदर आयंस की कमी होगी, लूज मोशन हो रहे हैं, आयंस निकल रहे हैं, वाटर निकल रहे हैं, उस समय आपका जीएफआर गिर जाएगा, बीपी कम हो जाएगा और तुरंत ही आपका ब्लड आयोनिक कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। इट इज अ डेंजरस कंडीशन। तुरंत सिग्नल, और आप इलेक्ट्रोल नहीं पी रहे हो, आप नमक का घोल नहीं पी रहे हो, समझ रहे हो, आप ओआरएस का घोल नहीं पी रहे हो, तुरंत सिग्नल जाएगा जेजी सेल, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल ऑफ किडनी। अब किडनी का रोल स्टार्ट हो जाएगा। किडनी क्या रिलीज करती है, बताया था मैंने आपको कल, रेनिन। लिवर से एक इनएक्टिव कंपोनेंट निकलता है, निकलता ही रहता है, क्या बोलते हैं इसको, एंजियोटेंसिनोजन। ओजन इसको इनएक्टिव बनाता है, इनएक्टिव है। जैसे ये तो निकला रहता है, रेनिन जैसे निकलता है तो जहां भी ये पड़ा मिलेगा, रेनिन उसको कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर अपने आप ही। ये भी इनएक्टिव ही होता है, ठीक है। अब एंजियोटेंसिन फर्स्ट सर्कुलेशन के थ्रू कहां जाएगा, लंग्स में, क्योंकि सर्कुलेशन में लंग्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे ही लंग्स में फर्स्ट जाएगा तो तुरंत ही यहां से कंपोनेंट निकलेगा एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजाइम तुरंत फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। इट इज एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजियोटेंसिनोजन। इतनी बात समझ में आई। तो कितने ऑर्गन ने पार्टिसिपेट किया, लंग्स ने किया, किडनी ने किया, लिवर ने किया, अभी एड्रिनल ग्लैंड और आएगी आगे। इतना समझ में आया, यहां कोई डाउट है, पक्का। हाँ, लंग्स वाला जैसे ये बन गया, ये ब्लड में था, ब्लड का डबल सर्कुलेशन होता है, चीज हार्ट में जाती है, हार्ट से एओर्टा से बॉडी में जाती है, बॉडी से फिर उठा करके टिश्यू में, टिश्यू से फिर हार्ट में, हार्ट कहां, लंग्स में, लंग्स से फिर लंग्स में घूमेगी ना। जैसे ही लंग्स में फर्स्ट जाएगा, तुरंत लंग्स से एक एंजाइम निकलेगा एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम।
जो फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट कर देगा। बस ये एंजाइम है जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर देगा। अब बताओ पक्का? अब सेकंड क्या काम करेगा, क्योंकि एक्टिव फॉर्म है। कैसी फॉर्म है? एक्टिव। ये काम करेगा भाई। पहला काम क्या है? बीपी घट रहा है, जीएफआर घट रहा है, बढ़ाना है। आइन तो बढ़ाएंगे, टाइम लगेगा, पर ये बढ़ाना है तो तुरंत ही इट इज एक्ट एज पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर वेसल्स को क्या कर देगा? कॉन्ट्रैक्शन कर देगा। इससे जीएफआर और बीपी बढ़ जाएगा। आई जीएफआर और बीपी, हमने जीएफआर और बीपी क्या करा दिया? बढ़ा दिया। कोई डाउट? साथ में जो स्टिमुलेट करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स को कि भाई अब आइंस भी मेंटेन करने, आधा काम मैंने कर दिया, तू जा और एल्डोस्टेरोन को रिलीज करा। तब एल्डोस्टेरोन आप जानते हो सोडियम और वाटर डीसीटी से क्या करता है? इसको एब्जॉर्ब करना चालू कर देता है। आगे जाकर के सब चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। तो इसमें कितने ऑर्गन ने पार्टिसिपेट किया? 4। कितने एंजाइम पार्टिसिपेट किए? रेनिन, रेनिन, एंजियोटेंसिन और फाइनली एल्डोस्टेरोन सिस्टम। नहीं आई? पक्का? क्या वो एंजाइम है, ठीक, उसको काउंट नहीं करते रास के अंदर। ये रास की फुल फॉर्म समझ आ गई? रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो तीनों आगे ना। अब बताओ यहां तक कोई डाउट? पीछे बेटा। हाँ भाई एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है, पढ़ाएंगे अभी। ठीक है, ये सोडियम आयन की एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। समझे या नहीं समझे ये बताओ? यस या नो? हाँ बेटा। पूछ पूछ। नहीं आ रही है आवाज। रेनिन सेल और क्या कर रही है तू? जेजी सेल भूल गई? कल तो कराया था मैंने। अच्छा फिर से बता देता हूं, कोई नहीं। कल तुझे याद हो मैंने जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बताए थे। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस बताया था। हाँ या ना? जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस में मैंने आपको एक तो डीसीटी दिखाई थी और साथ में मैंने जेजी सेल दिखाए थे, जो क्या थे? वो एफरेंट आर्ट्रियोल के अंदर स्मूथ सेल के मॉडिफिकेशन, रूपांतरण से बने। तू डायग्राम बनाया था ये वाला? सच सच बता। अरे कहाँ है? क्योंकि यार मैं इतना दम लगा रहा हूं पूरी की पूरी, छूट न जाए कोई चीज। ओ छूट गया तभी। हाँ नहीं नहीं, देखो मॉडिफिकेशन स्मूथ मसल्स ऑफ, क्या है ये? एफरेंट आर्टरियोल लिख। चेक, तू चेक किया करना इसके, चेक तुम लोग चेक क्रॉस चेक किया करो कि कोई चीज छूटी तो नहीं है, इससे चेक करके लिख लो उसको। ठीक है हाँ, तो ठीक है पूरा सही सही लिखो उसको। कोई चीज छूट जाएगी ना फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्लास के अंदर कोई चीज छूट ना जाए। हाँ यहां तक समझ में आया? अब मान लो आपका रास हाइपर हो गया तो क्या होगा? ये बीपी को बढ़ाने का काम कर रहा है ना। बीपी बढ़ धक 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 धक, बीपी बहुत तेज बढ़ जाएगा, नहीं मतलब फटने वाला है मेरा हार्ट, ऐसा नहीं हो जाएगा? तो क्या करना है? इसको धीमा करना है ना। तो रास का हमें एक एंटागोनिस्टिक चाहिए जो रास का काउंटर करे। रास हाइपर हो जाए तो बचा ले हमें, तो वो खुद हार्ट ही अपना काम करता है। जब हार्ट की स्पेशली एट्रिया की वॉल पर जब बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है एट्रिया की वॉल पर, तो एट्रिया की वॉल एक सब्सटेंस, एक कंपोनेंट को रिलीज करते हैं, उसको बोलते हैं एएनएफ। क्या बोलते हैं? एएनएफ, एट्रियल
नाइट्री यूरेटिक फैक्टर ANF। तो अब तीसरा सिस्टम दे रखा है इन्होंने, एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर ANF। इट इज एंटागोनिस्टिक टू रास। रास का बिल्कुल एंटा है, रास का अपोजिट है। रास जो करता है उसका उल्टा करता है। रास बीपी बढ़ाता है तो ये बीपी घटाता है। रास वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है तो वैसो डायलेटर है। रास अगर एंटी डायूरेटिक है तो ये डायूरेटिक है। एंटी डायूरेटिक समझते हो, यूरिन को कंसंट्रेट करने वाला। डायूरेटिक का मतलब है यूरिन को डाइल्यूट करने वाला। उल्टा, जस्ट अपोजिट काम करेगा रास का। मान लो रास आपका हाइपर है, बीपी बढ़ गया, हार्ट की वॉल पर प्रेशर बढ़ जाएगा, तब उस समय एट्रिया जो हार्ट का ही चैम्बर है ऊपर वाला, वो रिलीज करेगा ANF। नाम ही है एट्रियल। एट्रियल ANF एंटागोनिस्टिक होता है रास का। ये तुरंत ही पावरफुल वैसो डायलेटर है, कम करेगा, रास को कम करेगा। एक्ट एज डाईयूरेटिक, यानी जैसे कॉफी पीते हो डाईयूरेटिक होती है, यूरिन ज्यादा बनती है। चाय पीते हो डाईयूरेटिक होती है, ठीक है, उसमें भी वो भी यूरिन ज्यादा बनाती है। बियर पी है कभी? कितना ली? नो सर। रेड बुल भी है? कितने सीधे हैं सर हम, नन्हे मुन्ने टैडपोल, अभी तो निकले हैं अंडे से। नहीं पिए तो अच्छी बात है, ठीक है, पर लोग जिनके पथरी हो जाती है तो बताए उनको डॉक्टर बोलते हैं कि बियर पिया करो, डाईयूरेटिक होती है, ज्यादा यूरिन आएगी तो धीरे 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 वो यूरिन की वजह से कट के बाहर निकल जाएगी, ऐसा बोलते हैं, क्योंकि बियर डाईयूरेटिक होती है इसलिए। शराब यानी अल्कोहल डाईयूरेटिक होता है, समझ में आ गया? डाईयूरेटिक का मतलब है जो यूरिन को ज्यादा बनाए, एंटी डाईयूरेटिक का मतलब है जो यूरिन को कम बनाए। आई या नहीं आई? पक्का? तो यहां तक सेट है एकदम? कोई डाउट है तो पूछो, खत्म करते हैं इसको। पॉली यूरिया एक ही बात है, डाईयूरेटिक है तो ज्यादा यूरिन आएगी, पॉली यूरिया हो गया। आपको बार बार जा रहे हो क्लास में, कोई बार बार जाए कह दो पॉली यूरिया हो गया भाई इसको, तो डायबिटीज मलाइटस होने की प्रोबेबिलिटी है। पॉली यूरिया का मतलब डायबिटीज हो जाना। हर 2 घंटे में जाना पड़ रहा है तो 100% डायबिटीज मलाइटस है, यानी डायबिटीज है। पॉली यूरिया उसी में होता है, हर 2 घंटे में। अरे आई या नहीं आई? हाँ बेटा। क्या? अरे बार बार कह तो रहा हूं, पॉली यूरिया डाईयूरेटिक। अब आ जाओ। हाँ बोलो। सुनो, पिछली बार हमने पीसीटी लिखाया था ना, वो एनसीईआरटी में नहीं है, वो टोटोरा में है, वो आप एमबीबीएस में पढ़ोगे। जो एंजियोटेंसिन सेकंड है वो पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, पीसीटी से सोडियम और वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, पर ये लाइन अभी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। तो बच्चा क्या करता है ना, उतना ही मैं देना चाह रहा हूं जितना एनसीईआरटी वाला है, जैसे डाइजेस्ट कर पाए, समझ गए ना, इसलिए ये लाइन हटा दी मैंने, ठीक है। और साथ में ये स्टिमुलेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को, तब वहां से एल्डोस्ट्रॉन निकलता है जो सोडियम आयन के एब्जॉर्प्शन को, साथ में वाटर को बढ़ा देता है, सिंपल। समझ गए? तो थोड़ा बहुत तो अंतर आएगा पिछले बार वाले नोट्सों में इस वाले नोट्सों में। क्या? हाँ, ये एनसीईआरटी की लाइन है। हाँ भाई एनसीईआरटी की लाइन है भाई, पीसीटी से हटा देना, पीसीटी वाली, डीसीटी। अरे यहां हमने पीसीटी लिखा रखा था यार, यहां पर हमने एक पॉइंट और लिखा रखा था, वो हटा दिया है यहां पर, ठीक है। वो टोटोरा का वो एमबीबीएस में पढ़ोगे, हमने सोचा कि अब वो लिखाएंगे ओनली एनसीईआरटी में, ओनली एनसीईआरटी दिमाग में सेट कर दें, बस कंसेप्चुअल, ये अब टारगेट है, समझ गए ना? तो कुछ चीजें मैंने एड ऑन की है, कुछ चीजें डिलीट की हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी को 100% कंसेप्चुअल हम फॉलो कर रहे हैं, ओके। चलो, अब एक छोटा सा पार्ट दे रखा है उन्होंने, रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन। एक पे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, ये नहीं पढ़ना, कुछ नहीं करना, ये 2-3 पॉइंट लिखे हैं बस, इतना नोट्सों में लिखोगे। ये तो मैंने बच्चों को बता दिया कि ये पूरा दे रखा है एनसीईआरटी में,
इसमें 4 क्वेश्चन बनते हैं। कितने ऑर्गन हैं इंक्लूडिंग किडनी जो एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करते हैं? 4। किडनी, लिवर, स्किन और क्या बचा? लंग्स। स्मॉल अमाउंट में आपकी सलाइवा इसमें थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर लेती है। सलाइवा जानते हो? लार, समझ रहे हो? लार में भी थोड़ा बहुत बेस्ड मटेरियल नाइट्रोजनस बेस्ड होता है। ठीक है, नंबर 4 पर मैं सलाइवा भी लिख देता हूं। एनसीईआरटी की ही लाइन है, बाई चांस पूछ ले इसलिए तो समझ गए। अब किडनी तो पूरी पढ़ ही चुके हो, अब दिमाग में क्या रखना है? लंग्स ध्यान रखने हैं आपको। ये चारों ऑर्गन आ गए, ठीक है। इसमें एक सलाइवा भी ऐड कर देता हूं मैं, सलाइवा। ठीक है, अब लंग्स 2 चीजें निकालता है, CO2 निकालता है। पर मिनट कितना CO2 निकाल लेता है? 200 ml। साथ में वाटर वेपर निकल रही है ना, ये भी निकलती है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं लीवर, तो लीवर से बाइल निकलता है, आप जानते हो, सभी जानते हैं बाइल। तो बाइल में क्या क्या होता है? बिलिरुबिन, ब्लूबर्टिन होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, कुछ स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, और कुछ विटामिन और ड्रग्स भी होते हैं उसके अंदर। ये एक तरीके से बाइल के थ्रू बाहर निकल रहे हैं गट में। ठीक है, हाँ, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, स्किन पे 2 चीजें होती हैं, एक स्वेट ग्लैंड होती है, एक सीबेसियस ग्लैंड होती है। सीबेसियस मतलब ऑयल ग्लैंड, कानों के अंदर जो बनता है ना वैक्स, वो सीबेसियस ग्लैंड बना रहे हैं। 2 ही टाइप के ग्लैंड्स होते हैं। तो स्वेट ग्लैंड से 3 चीजें निकलती हैं, सीबेसियस ग्लैंड से 3 चीजें निकलती हैं, वो मैंने अंडरलाइन कर दी हैं। स्वेट ग्लैंड से NaCl स्मॉल अमाउंट में, आप बोल सकते हो यूरिया होता है, नहीं पसीने में व्हाइट व्हाइट हो जाता है, यूरिया आता है, स्मेल भी आती है। ठीक है, साथ में थोड़ा सा इसमें लैक्टिक एसिड भी होता है स्वेट में। 3 ही चीजें आपको ध्यान रखनी है किसके अंदर? सीबेसियस ग्लैंड के अंदर। स्टेरॉल्स याद रखने हैं, हाइड्रोकार्बन ध्यान रखने हैं, और थोड़ा सा वैक्स होता है इसके अंदर, चिकनी चिकनी चीजें, ऑयल ग्लैंड। तो 3 चीजें इसमें ऐड कर देना, जगह नहीं थी तो मैंने यहां अंडरलाइन कर दिया। NaCl स्मॉल अमाउंट में, यूरिया, लैक्टिक एसिड, सीबेसियस ग्लैंड के अंदर 3 चीजें, स्ट्रोल, हाइड्रोकार्बन, वैक्स। और सलाइवा से थोड़ा बहुत एक्सक्रीटरी सब्सटेंस सलाइवा में भी होता है, नाइट्रोजनस सब्सटेंस। कोई डाउट? क्या बेटा? क्या? यही सीबम। अरे जो सीबेसियस ग्लैंड से जो फ्लूइड निकल रहा है उसको सीबम बोलेंगे, नहीं है जो, अरे जो जैसे सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकल रहा है, सीबेसियस ग्लैंड से सीबम निकल रहा है, नहीं है, मतलब वैक्स, वैक्सी लाइक सब्सटेंस। ये याद नहीं करना, ये पता है आपको। जैसे भाई कितनी यूरिन एक दिन में निकल जाती है? लगभग 1.5 से 1.8 निकाला था स्टैंडर्ड वैल्यू, अगर आप 5 लीटर पानी पीते हो। पर एक आम आदमी में कितनी निकल सकती है? 1 से 1.5 लीटर एक आम आदमी एक दिन में यूरिन निकाल लेता है। कलर कैसा होता है? येलो कलर होता है, लाइट येलो। पीएच कैसी होती है भाई? स्लाइटली एसिडिक होती है, यूरिन सबको पता है। ठीक है, अब याद करने वाली लाइन एक है जो तुम भूलोगे, समझना, यूरिया ब्लड में भी होती है और यूरिया यूरिन में भी होती है। ब्लड में यूरिया कितनी बताई थी मैंने? लगभग 30 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। यहां पर ध्यान रखनी है, लगभग 25 से 30 ग्राम पर डे। याद रहेगी क्या? बस ये एक लाइन थोड़ी याद करने की बात, बाकी कुछ भी नहीं है। फिनिश। लास्ट में क्या बचता है? डिसऑर्डर। अब डिसऑर्डर की बात करते हैं। मान लो आपके ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ है। क्रिएटिनिन समझते हो? नहीं जानते? यूरिया का लेवल बढ़ा हुआ है, चलो छोड़ो, यूरिया का लेवल बढ़ा हुआ है, यूरिया तो जानते हो। किडनी क्या काम करती है? यूरिया को बाहर का रास्ता दिखाती है। अगर किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही तभी तो यूरिया का लेवल बढ़ा हुआ है ब्लड में। अगर यूरिया का लेवल बढ़ा हुआ है तो इंडिकेटर है आपकी किडनी माल फंक्शनिंग कर रही है, मतलब प्रॉपर काम नहीं कर रही। समझ रहे हो ना बेटा? माल फंक्शनिंग का मतलब है प्रॉपर काम नहीं कर रही, माल फंक्शनिंग का मतलब है प्रॉपर काम नहीं कर रही। तो आपको हो जाएगा यूरीमिया। ठीक है, यानी यूरिया, मिया मतलब ब्लड, ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ रहा है, हाँ यूरीमिया। ठीक है, ये टर्म आ गया यूरीमिया, मतलब इंक्रीज यूरिया इन ब्लड, मतलब किडनी काम नहीं कर रही। नहीं आया? किडनी काम नहीं कर रही, माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी, यानी किडनी फेलियर की प्रोबेबिलिटी है। यस या नो? तो ऐसे इंसान का क्या करोगे आप? डायलिसिस कराओगे भाई। हर हॉस्पिटल में एक डायलिसिस यूनिट होती है,
डायलिसिस में क्या होता है, इंसान जाता है, लेटता है, एक आर्टिफिशियल किडनी होती है, डब्बा, उसके ब्लड को निकालते हैं आर्टरी से, डब्बे में लगा देते हैं, उसमें घूमता हुआ फिल्टर होकर के वापस उसको हम, ठीक है, एक वेन के अंदर फिर से इंजेक्ट कर देते हैं। ब्लड निकालते हैं आर्टरी से, इंजेक्ट करते हैं वेन के अंदर। बॉडी में जब भी कोई भी चीज इंजेक्ट करनी हो, कभी आर्टरी में इंजेक्ट नहीं की जाती, ऑलवेज वेन में। कुछ भी ग्लूकोज इंजेक्शन, ड्रग्स, ये वो अपना ही ब्लड वापस डाल रहे हो तो वेन में डालोगे, आर्टरी में नहीं डालोगे। कोई बता सकता है ऐसा क्यों? कौन, पहले हाथ उठाओ, कौन एक्सप्लेन करेगा, गीत नहीं गाएगा कोई एक? हाँ, चल, कौन तुम में से, कौन, तुम बताओ। पहले आप उसको सुन लो, देर में उठाया तुमने हाथ। क्या पॉइजनस कहां से आ गया? नीचे बैठो। हाँ, बैठो नीचे। हाँ, क्या क्या? हाँ, ये इसने सही बोला, थोड़ा थोड़ा, मतलब इससे, हाँ बेटा, हाँ ये भी ठीक है, पर ये नहीं बैठेगा यहाँ पर। हाँ, सुनने दो भाई। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, बस बस समझ गया, हिंट चाहिए। ठीक है, इसने थोड़ा सही बोला, पर इसने पूरी बात नहीं बोली, इसने थोड़ी सी बात आगे बढ़ा के बोली। कुछ और बोल सकता है कोई? है? मैंने सुन लिया, मैं उसको, मैं वॉइस तेज करके बोलूंगा, उसकी आवाज को मैं बोल बना के बोल दूंगा, टेंशन मत कर। अब इसलिए जब भी आप कोई ड्रग लगाते हो, ठीक है, उसने बोला कि वेन्स ऑर्गन स्पेसिफिक नहीं होते, आर्टरी ऑर्गन स्पेसिफिक होते हैं। जैसे दांत, दांत में दर्द हो रहा है मेरे भयंकर तरीके से, ठीक है, तो दर्द का इंजेक्शन लगवाना है, उसने ढूंढी कौन सी रेडियल आर्टरी, ये दिख रही है आर्टरी, लगा दिया, नहीं आया। अब ये आर्टरी जा रही थी मेरी किडनी में, मान लो, दवा कहां चली गई, किडनी में, दर्द कहां हो रहा था, नहीं आया क्या? मैं तड़प रहा हूं, दवा कहां, काम ही नहीं की, क्योंकि आर्टरी ऑर्गन स्पेसिफिक होती है। आप कोई भी चीज इंजेक्ट करोगे उस पर्टिकुलर ऑर्गन में चली जाएगी, जबकि वेन ऑर्गन स्पेसिफिक नहीं होती, वेन सारी मिलकर के हार्ट में खुलती हैं। हार्ट यूनिफॉर्मली इसको पूरी बॉडी में भेजता है, किसी भी वेन में लगा दो पूरी बॉडी में चली जाएगी, नहीं आएगी क्या? इसीलिए जितनी भी ड्रग्स, कुछ भी बॉडी में इन करना है, वेन्स में करते हैं, आर्टरी में नहीं करते। आई नहीं आई? पक्का याद रखना ये वाली बात। अब क्या करना होगा भाई, आर्टिफिशियल किडनी की बारी आ गई। एक डब्बा होता है, एक चैम्बर होता है, कुछ नहीं होता, उसमें एक फिल्टरिंग मेम्ब्रेन लगी होती है, इसको सेलोफियन ट्यूब बोलते हैं। बताऊं कैसे करते हैं? देखो, डायग्राम बनाई हुआ है, बस। सबसे पहले रेडियल आर्टरी से ब्लड निकाला, एक चैम्बर में डालेंगे, तो ब्लड के टेम्परेचर को पहले 0 डिग्री करना होगा, जिससे कहीं ऐसा ना हो जाए बाहर निकलते ही उसमें क्लॉटिंग मैकेनिज्म चालू हो जाए। 0 इसलिए करोगे क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम एक्टिवेट नहीं होते, तो प्रोथ्रोम्बिनेज, थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिवेट नहीं होगा। फिर भी प्रिकॉशन के लिए हम उसमें हेपेरिन और मिला देंगे, जो एक एंटी कोएगुलेंट है, जिससे कि ब्लड जम ना जाए बाहर। मालूम पड़ रहा है तड़प तड़प के मर जाएगा आदमी, नहीं आया क्या? आपने ब्लड निकाल लिया, मशीन में डाल दिया, ब्लड वापस नहीं जा रहा, जम गया अंदर, फिर क्या होगा? समझ रहे हो? इसलिए क्या करना है पड़ेगा आपको, एंटी कोएगुलेंट मिलाना है। अब ये तैयार है, और ब्लड कहां से लोगे? आर्टरी, क्योंकि हमें ऐसी जगह से ब्लड चाहिए जहां से प्रेशर से ब्लड निकले। अब वेन में से तुम ब्लड ले रहे हो, बूंद बूंद करके निकल रहा है, 1 घंटे के अंदर वो बूंद कहां पहुंच रही है? मशीन के अंदर पहुंच रही है, फिल्ट्रेशन हो जाएगा। हाई प्रेशर से निकले तो रेडियल आर्टरी, तेजी से प्रेशर निकाल कर मशीन में डालेंगे, फिल्टर होकर के। अब आर्टरी में नहीं चलाएंगे क्योंकि वो ऑर्गन स्पेसिफिक होगी, हम वेन्स में चला देंगे, तो रेडियल वेन में चला देंगे। ठीक है, यहां से निकाला, मशीन में डाला, और फिर टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर के बराबर किया, वापस एंटी हिपेरिन मिलाया, क्योंकि हिपेरिन अगर बॉडी में ज्यादा चला गया तो नुकसान करेगा। एंटी हिपेरिन मिलाया, तब जाकर के रेडियल वेन में आप चलाओगे। क्यों? क्योंकि उसको हार्ट में भेजना है। कोई डाउट? सर ये तो समझ में आएगा सर्कुलेशन, पर ब्लड फिल्टर कैसे होता है मशीन के अंदर? किडनी में तो 3 मैकेनिज्म बताए थे आपने, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में काम की चीजें निकल जाती हैं, उनको हम वापस रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं, पर यहां कैसे रीअब्सॉर्ब करेंगे? बिल्कुल सही, तो साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया, उन्होंने एक ट्यूब बनाई, इसको बोलते हैं सैलोफियन ट्यूब। ठीक है, अब कहीं ऐसा ना हो ग्लूकोज भी निकल जाए, नाइट्रोजनस बेस तो निकले, पर और काम की चीजें निकल गई तो बेकार हो गया ना।
तो हमने क्या किया, जिस इंसान की डायलिसिस करते हैं उसके हमने प्लाज्मा को निकाला, उस प्लाज्मा में हमने सारी चीजों की कंपोजिशन देखी कि ग्लूकोज अमाइनो सबकी कंपोजिशन निकाल ली। अब सेम कंपोजिशन हमने यहां पर सेट कर दी इस डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर, सेम कंपोजिशन जो काम की चीजें हैं। नहीं समझ में आया? बस नाइट्रोजनस बेस्ड हमने जीरो कर दिए, नाइट्रोजनस बेस्ड इसमें जीरो है और सारी चीजें बिल्कुल प्लाज्मा के समान है। तो जब ब्लड को पास करोगे तो ब्लड के प्लाज्मा में जो होगा सेम यहां पर है, तो उसका डिफ्यूजन होगा? नहीं होगा। डिफ्यूजन उसी का होगा जो फ्लूइड में नहीं है। तो नहीं क्या है? नाइट्रोजनस बेस्ड, सिंपल। तो नाइट्रोजनस बेस्ड निकलते चले जाते हैं और बाद बाकी चीज रह जाती है, उठा करके वापस बॉडी में फिर से इंजेक्ट कर देते हैं। ये होगी डायलिसिस। बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। 5,000 रुपए सी के लेते हैं लोग, 5,000 लूट है, लूट। ये तो 5,000 तो बहुत कम बोल दिए मैंने। 15 डिपेंड करता है। देखो डॉक्टर कहते हैं कि भाई कम से कम नाइट्रोजनस बेस्ड खाओ, मतलब कम से कम वो चीजें खाओ जिससे नाइट्रोजनस बेस्ड बने, ठीक है। और हर 15 दिन में, एक महीने के अंदर वो चेक करते रहते हैं यूरिक एसिड वगैरह बॉडी ब्लड में कितना है। जब लगे ऑप्टिमम से ज्यादा होता है फिर करानी पड़ती है, रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन। हर 15 दिन में, एक महीने में करानी होगी, इतना तो कराना ही पड़ेगा, इससे डिले नहीं कर सकते। समझ रहे हो? खत्म। लास्ट स्लाइड। एक तो होता है ग्लूकोज यूरिया, एक होता है कीटोन यूरिया। अगर यूरिया में ग्लूकोज मिल रहा है तो ग्लूकोज यूरिया, यूरिया में कीटोन बॉडीज मिल रही है तो कीटोन यूरिया। ये दोनों चीजें कब मिलती हैं? जब इंसान को डायबिटीज मलाइटस हो जाए। कौन सी डायबिटीज? मलाइटस। समझ गया ना? जब मलाइटस होगी तो ये दिक्कतें होंगी। अब मलाइटस को डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं हॉर्मोन्स के अंदर, वहां पूरा मैं पढ़ाने वाला हूं, डायबिटीज पूरा कंसेप्चुअल, ठीक है। तो मैंने लिख दिया डायबिटीज मलाइटिस केस में यूरिन में अगर ये मिल रही है इंडिकेटर है। जैसे सुना होगा किडनी स्टोन हो गए किसी को, देखा होगा स्टोन जाने का कहते हैं भाई तू अमरूद मत खा, तू टमाटर मत खा, सुना है ना? क्यों मना करते हैं? तो सुना होगा बचपन में, कहता है अमरूद में कौन से पत्थर होते हैं, मना कर रहा है डॉक्टर भाई, उसमें ऑक्सलेट्स होते हैं। एक्चुअल में किडनी स्टोन बनते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के स्टोन नहीं होते, वो ऑक्सलेट्स होते हैं, सोडियम ऑक्सलेट्स, पोटेशियम ऑक्सलेट्स। ये धीरे धीरे एक्यूमुलेट होकर के स्टोन का रूप ले लेते हैं, जिसकी वजह से किडनी स्टोन बन जाते हैं। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? तो स्टोन्स क्या होते हैं? इट इज ऑक्सलेट्स। यहां तक कोई डाउट? पक्का? हाँ बेटा। नॉर्मल किड स्टोन, अगर आप पानी कम पीते हो, टमाटर ज्यादा खाते हो, एक्सरसाइज नहीं करते, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, तो होगा ही भाई। आप दौड़ लगाते हो, ब्लड का फ्लो बढ़िया है, पानी अच्छा पीते हो, टमाटर खाते हो तो पानी पीते हो, तो कभी नहीं होगा। प्रॉपर यूरिनेशन हो रहा है, पूरी किडनी एकदम बढ़िया रहेगी, हेल्दी, दुरुस्त। कोई डाउट? और किडनी में अगर कोई भी इंफेक्शन हो जाएगा तो इन्फ्लामेशन होगा, और इन्फ्लामेशन के लिए टर्म यूज करते हैं आइटिस। अगर ग्लोमेरुलस के अंदर आइटिस हो रही है मतलब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस। यहां तक कोई डाउट? बताओ। देख लो, गैप आ जाएगा 5 दिन का, 6 दिन का, बॉटनी चालू हो जाएगी मंडे से, फिर तुम कहोगे रह गई। चैप्टर के मैंने सीट डाल दी है पूरी उस पर, ठीक है। तो अब सीट पर लग जाना, एक आध क्वेश्चन आगे पीछे हो जाए घबराना मत, उसको सर्किल बना देना, मुझसे आके फाइनल डिस्कस कर लेना, ठीक है। आंसर की से अगर मैच ना करे एक आध, ठीक है। तो ये क्रॉस चेक करने के लिए कोई मिला नहीं है हमें। अब नहीं आएगा, टेस्ट मैं बना रहा हूँ अब। वो एक्चुअली बैंगलोर से बन के आया था, मैं बना रहा हूँ, हम लोग मतलब बायोलॉजी के हम और तरुण सर बना ना। इस बार रेस्पिरेटरी आ रहा है, ठीक है। इसके बाद बॉडी फ्लूइड आएगा, पहले अगला टेस्ट बॉडी फ्लूइड का है, अभी बॉडी ओनली बॉडी फ्लूइड, ठीक है। वो थोड़ा 1-2 चैप्टर टेस्ट हो जाए, उसके बाद हम बैक वाले पोर्शन ऐड कर देंगे। यहां तक कोई डाउट है? जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, ये तो होमवर्क में क्वेश्चन है कुछ, ठीक है, जो पहले दिए थे उनके मैंने आंसर लगा दिए हैं, ठीक है। ये आंसर लगे हुए मैच कर लेना। जो कोई डाउट नहीं? कौन में टेस्ट में? ओनली ब्रीदिंग,
रेस्पिरेटरी सिस्टम जो अब टेस्ट होना है उसके, अभी नहीं आएगा, अगले में बॉडी फ्लूइड आएगा। एक बार बोल रहा हूं, अभी ब्रीदिंग आएगा और उसके अगला टेस्ट होगा, उसमें ओनली बॉडी फ्लूइड आएगा। 2-3 चैप्टर हो जाएंगे, फिर हम कंबाइन करना चालू कर देंगे। हाँ बेटा, या तुम सुन चुप भी हो जाया करो, सुनने तो दिए करो भाई। कोई अच्छा क्वेश्चन हो जाए, तुम्हारे मतलब का भी हो जाए। हाँ, नहीं पूरी, अब पूरी बात बता, डायलिसिस से किसी को कराया? अच्छा, तू कहना चाह रही है कि अगर डायलिसिस से हमने नाइट्रोजनस बेस निकाल लिए, ऐसा डायलिसिस से हम शुगर भी तो निकाल सकते हैं, तो निकालने की जरूरत क्या है? यूरिन से तो शुगर वैसे ही निकल जाता है सारा। अब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा क्यों है ये समझना। ये सेल है, सेल का रिसेप्टर है, इंसुलिन आएगा तब इस सेल को ग्लूकोज के लिए परमेबल बनाएगा, तब ग्लूकोज अंदर आएगा, तब इस सेल को खाना मिलेगा। समझना। अब सोचो, ग्लूकोज अगर बाहर ही निकाल दोगे सेल तो मर जाएगी। ठीक है, अब डायबिटीज में क्या करना होगा, हमें कुछ इंसुलिन बाहर से लगवाना पड़ेगा, जिससे कि इंसुलिन जहां से बाइंड करे, ये रिसेप्टर प्रोटीन बने, ग्लूकोज अंदर पहुंचे। ग्लूकोज अंदर नहीं जाएगा तो इंसान मर जाएगा। ग्लूकोज से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है वो ग्लूकोज सेल को नहीं मिल रहा। यूरिन से तो ग्लूकोज निकल ही रहा है, पर वो सेल को नहीं मिल रहा, उसको डायबिटीज मलाइटस बोलते हैं। कोई डाउट? हो गया? मिलते हैं, बाय। 3:15। चल रहा है, वही मैं कंटिन्यू बात कर रहा हूँ। कंटिन्यू डॉक्टर के कॉल आ रहे हैं, उनको इंजेक्शंस लगने हैं कुछ हैवी वाले। ऐसे नहीं होता है बेटा, वो यहाँ उसमें नहीं नहीं, क्लास छोड़ नहीं सकते कोई, जब तक चीजें सॉल्व हो रही हैं तब तक तो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी तो ठीक है। डायबिटीज मलाइटस के एंड स्टेज पर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हेलो, हाँ कौन?